नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु हिंदी चैनल में। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत में विविधता को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे आसपास कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है और हम उन्हें अलग अलग समूह में कैसे बांट सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर है जीवित संसार में विविधता या डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लास 6 का है, एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारी साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जीवित संसार क्या है। तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी जीवधारी मिलकर जीवित संसार बनाते हैं। जैसे कि पौधे हुए, ठीक है, जंतु हुए, सूक्ष्म जीव, कवक, ये सभी क्या है, जीवित संसार हैं। यानी इस संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्या है, जीवित संसार के अंतर्गत आ जाते हैं, जीव जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी हम परिभाषा देखें तो इसकी जो परिभाषा है वो है, क्या है विद्यार्थियों, परिभाषा जिसमें जीवन होता है और जो जीवन क्रियाएं करते हैं उन्हें जीवधारी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है, जिसमें जीवन होता है और जो जीवन की क्रियाएं करते हैं उन्हें हम जीवधारी प्राणी कहते हैं। अगर जो कॉन्सेप्ट बॉक्स है यानी जीवित संसार, इसे अधिकार रखा है, पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, कवक है। ठीक है, तो ये क्या है, सब जीवित संसार के ही भाग है या इन सबको मिलकर क्या बनता है, जीवित संसार बनता है। महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं कुछ। जीव, जीवन वाले पदार्थ को जीव कहते हैं। निर्जीव, जीवन न रखने वाले पदार्थ को निर्जीव कहलाते हैं। जैसे लोहा हुआ, लकड़ी हुई, ये सब क्या है, निर्जीव है। जैसे कोई पौधा हुआ, पेड़ हुआ, मनुष्य हुआ, कोई जानवर हुआ, तो ये सब क्या है, ये जीव है। यानी सजीव और निर्जीव दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे बिंदु होते हैं इसमें। जीवधारियों की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं विद्यार्थियों। हम इसमें क्या देखते हैं, जीवधारियों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। आगे हमारे जीवधारी की विशेषताएं। वृद्धि या ग्रोथ, सभी जीव बड़े होते हैं। आपने देखा होगा, बच्चा है, छोटा होता है, पहले जन्म लेता है, जब बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी बच्चा बनता है वो। ठीक है, फिर किशोर बनता है और फिर जवान यानी यंग बनता है, इसके बाद में बूढ़ा हो जाता है। श्वसन, रेस्पिरेशन, सभी जीव श्वास लेते हैं। बिल्कुल जीवधारियों की ये व्यवस्था है कि हर जीव जिसमें जीवन वो क्या करता है, श्वास लेता है। तो बच्चों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने कोई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, आपने भी सुना होगा, तो वो भी श्वास लेते हैं। पोषण या न्यूट्रिशन, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आपको ऐसा लगा होगा कि क्या पेड़ पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, वो करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे हैं प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, सभी जीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मनुष्य, दो मनुष्य आपस में मिलकर के एक बच्चा पैदा करते हैं, या कोई भी दो जीव आपस में मिलकर के एक बच्चा पैदा करते, तो सभी जीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। गति, मूवमेंट, सभी जीव किसी न किसी रूप में गति करते हैं। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, मनुष्य आगे चलता है, जंतु भी चलते हैं। ठीक है। उत्सर्जन, सभी जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। उत्तेजना के प्रति प्रक्रिया, रेस्पॉन्स द स्टिमुलस, यानी सभी जीव बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देख लेते हैं हम जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण किस वर्गीकरण या आधारभूत। जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लांट्स यानी पादप होते हैं और जंतु एनिमल्स होते हैं। तो पौधे क्या है, छोटे पौधे जैसे घास, काई, फर्न, ये सब पादप में आ जाते हैं। बड़े पौधे जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ। ठीक है। जंतु क्या है, जंतु है जल में रहने वाले जीव जैसे मछली, डॉल्फिन, ये सभी क्या है, जंतु है, इनमें भी जीव होता है, इनमें भी जीव होता है। थल में रहने वाले जैसे गाय, कुत्ता, हाथी। आपने देखा होगा आपके पास गाय भी होती है, कुत्ता होते हैं, हाथी हैं, सभी कहाँ पे रहते हैं, थल में रहते हैं। और जल में यानी कि समुद्र, नदी में जो रहते हैं, जैसे मछली, डॉल्फिन, कछुआ वगैरह। ठीक है। वायु में रहने वाले जैसे पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, तो ये वायु में रहना इनका माना गया है। ठीक है विद्यार्थियों।
परीक्षा की दृष्टि से तथ्य है। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। आगे हमारा ठीक है विद्यार्थियों, यदि महत्वपूर्ण बिंदु में सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में वृद्धि होती है। सभी जीव प्रजनन करके अपनी जाति को बनाए रखते हैं। जीवों में विविधता उनके आकार, रंग और भोजन आवास के व्यवहार के कारण होती है। अभ्यास प्रश्न, जीवित संसार किसे कहते हैं? जैसे अभी आपने पढ़ा है, जीवित संसार जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें हम जीवित संसार कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे जंतु ये सभी आते हैं। जीवधारियों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो चलो मैं आपको विशेषताएं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है कि क्या क्या विशेषता हैं कि वृद्धि होती है जीवों में, शोषण होता है, पोषण होता है, प्रजनन, गति, उत्सर्जन, ये सभी क्या है जीवधारियों की प्रमुख विशेषताएं। वृद्धि में बड़े होते हैं, शोषण में श्वास लेते हैं, ठीक है, पोषण में सभी जीव अपना भोजन बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं विद्यार्थियों। चलो एक और है, याद रखें जीवों की पहचान इन 7 क्रियाओं से होती है। देखो वही आगे कि वृद्धि, शोषण, पोषण, प्रजनन, गति, उत्सर्जन और प्रक्रिया, इन सभी से क्या होती है जीवों की पहचान होती है। एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक दे रखा है मेरे बीच में, ये देखिए, परिचय के तथ्य। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जीवधारी अपने पर्यावरण के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये अगला टॉपिक है अपना कि जीवों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो भी आपने ये वर्गीकरण भी देखा है। चलो मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये जीवों का वर्गीकरण। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखो जीवों का वर्गीकरण, तो जीवधारी पादप और जंतु 2 प्रकार से बांटे हैं यहाँ पे। फिर इन 2 को भी छोटे पौधे बड़े पौधे में बांट दिया। जंतुओं को जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वायु में रहने वाले। ठीक है, तो क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, जीवों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। तो उनके जीव के आधार पर, जैसे जंतु क्या है, पादप क्या है, इन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जीवित संसार में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का अगला टॉपिक है। तो चलो हम देख लेते हैं, वो बेसिक था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। जीव विविधता क्या है या डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक जीवों में आकार, आकाकी रूप, रंग, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने के तरीके, प्रजनन के तरीके आदि में बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। इसी भिन्नता को जीवों में विविधता कहा जाता है। यानी जो सभी जीव होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम, डाइवर्सिटी या विविधता कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीवों में विभिन्न प्रकार के अंतर को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। जैसे कि अपने घर में गाय होती है, भैंस होती है, या और भी कोई पालतू जानवर बकरी वगैरह होते हैं, और हम भी उसी स्थान पर रहते हैं, तो हमें में क्या है, सब में अलग अलग विविधता या अंतर पाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो कौन सा बुक में देखें, जीवों की विविधता। तो आकार, ठीक है, क्या है आकार, जैसे देखो इसमें हाथी बड़ा है तो छोटे ये मकड़ी वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हरे पौधे और रंग बिरंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, विविधता है। रहने का स्थान, ये मछली जल में रहती है जबकि ये थल में रहता है हिरण। भोजन का तरीका, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। यानी पौधे क्या होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, परपोषी दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे चलते हैं। जीवों में विविधता किस आधार पर होती है। तो ये देखो विविधता किस आधार पर होती है, आकार के आधार पर, साइज, बड़े, मध्यम, छोटे आदि। आकार की ऐसे गोल, लंबे, चपटे, तारे के आकार। ठीक है, रंग, हरा होता है, लाल होता है, पीला, नीला, भूरा, सफ़ेद। तो रंग के आधार पर भी विविधता होती है। रहने का स्थान, हैबिट, जल, थल, वायु और पेड़ों में। ठीक है, भोजन प्राप्त करने का तरीका, न्यूट्रिशन, स्वपोषी, परपोषी और स्वभाजी। ठीक है, प्रजनन का तरीका, रिप्रोडक्शन, कोई बीज से होता है, किसी में अंडे से होता है, किसी में शिशु से जन्म आदि होता है। ठीक है, जैसे मुर्गी किससे पैदा होती है, अंडे से होती है, जबकि शिशु का जन्म से होता है और बीज से पौधे बनते हैं। जीवन काल, ये लाइफ स्पेन क्या होता है इसका,
कुछ जीव अल्पजीवी होते हैं और कुछ जीव दीर्घजीवी होते हैं। याद रखिए, देखो डाइवर्सिटी के यहाँ पे अंतर है, डी से डिफरेंस या अंतर, आई से इनमें, वी से वेराइटी यानी विविधता वैरायटी है ना, और ई से एक्सेसिव यानी मौजूद, आर से इन यानी में, एस से स्पीसीज यानी प्रजातियों में, और ई से एवरीवेयर यानी सर्वत्र। जीवों में अनेक प्रकार के अंतर हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं विद्यार्थियों। जीवों में उनके रहने के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी स्थान, वितरण और उदाहरण। जलचर या एक्वाटिक क्या होते हैं? जो जीव अपना पूरा जीवन या जीवन का अधिकांश भाग जल में बिताते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। उदाहरण मछली, भेल, डॉल्फिन, कछुआ आदि। थलचर क्या होते हैं? ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो जीव भूमि पर रहते हैं, जैसे हाथी, शेर, गाय, कुत्ता, चूहा, भैंस आदि क्या रहते हैं? ये जलचर होते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर रहते हैं। ये होते हैं वायुचर या बायचर, एरियल भी बोलते हैं इनको, जो जीव वायु में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, चमगादड़, तितली, मधुमक्खी आदि। उभयचर, ठीक है, जैसे एम्फीबियंस बोलते हैं, जो जीव जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं, जैसे मेंढक है, सेलामेंडर हुआ, टोड हुआ, ये डंडक आदि, ये क्या है? उभयचर प्रकार के प्राणी होते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य है, पृथ्वी पर लगभग 80 लाख से अधिक प्रजातियां स्पीसीज पाई जाती हैं। विविधता के कारण ही पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम संतुलित रहता है। छोटे कीट पतंगे भी प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। ये आगे हमारा विशेष तथ्य, एक ही पेड़ पर अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं, जैसे पत्ते खाने वाले, कीड़े खाने वाले, रस चूसने वाले और पराग खाने वाले आदि। विविधता जितनी अधिक होती है, प्रकृति उतनी ही मजबूत और स्थिर होती जाती है। मनुष्य को जीवन की विविधता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है, जल में क्या है? मछली का घर है, थल पर हाथी का घर है, वायु में पक्षी का घर है और दोनों में मेंढक का घर है। देखिए, जलचर, थलचर, वायुचर और उभयचर सभी के लिए ये ट्रिक बता दी गई है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव का अपना महत्व होता है, कोई भी जीव अनावश्यक नहीं है। अभ्यास, विविधता किसे कहते हैं? जीवों में विविधता किन किन आधारों पर होती है? जलचर, थलचर, वायुचर व उभयचर में उदाहरण से अंतर लिखिए। एक ही पेड़ पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का उदाहरण दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे देखते हैं हम। तो ये एक ही पेड़ पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव, जैसे कि क्या होता है, कई बार कई प्रकार के पक्षी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसमें खाते भी, रस को चूसते भी है। विभिन्न प्रकार की मधुमक्खी होती है, रस चूसने का काम करती है। ठीक है, और बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पराग ले जाने का कार्य करती है। जब भी तो होता है, कई बार आपने सुना होगा पौधों में परागण कैसे होता है, तो इसी कारण से होता है, उनके पंखों से चिपक करके परागण चले जाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, आगे देखते हैं। जीवों में विभिन्न समूह, तो जीवों में विभिन्न समूह हैं। जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर मुख्य 5 समूह में बांटा गया है। पादप, प्लांट्स, जंतु, एनिमल्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवक, फंगी और शैवाल, एल्गी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। पादप 4.1 में हम क्या पढ़ते हैं? पादप को पढ़ते हैं। ये 100% जीव होते हैं, यानी स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, तो इन्हें 100% जीव कहते हैं। इनमें हरित लावा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्राय स्थिर रहते हैं, यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, स्थिर रहते हैं। उदाहरण आम, नीम, घास, गुलाब, मोगरा आदि। जंतु, एनिमल्स, ये परपोषी होते हैं, यानी दूसरों के ऊपर अपना भोजन बनाने के लिए क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, भोजन के लिए पौधे या अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर जंतु चल सकते हैं, इनके शरीर में इंद्रिय और मस्तिष्क पाया जाता है। उदाहरण गाय, कुत्ता, हाथी, चिड़िया, मछली, ये सभी क्या होते हैं? जंतु। ठीक है, 4.3 में देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गन्स, ये बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें
नन्ही आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम आदि। पादपों की प्रमुख या मुख्य विशेषताएं क्या है? विशेषताएं और विवरण। पहला है कोशिकीय संरचना, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, पादप क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। क्लोरोफिल, हरित लावा को उपस्थित होता है। पोषण का तरीका, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। गति सामान्य स्थिर रहती है। प्रजनन बीज, बीजाणु, कली, तना, जड़ आदि से करते हैं। उदाहरण आम, नीम, गेहूँ, चना, गुलाब आदि। ठीक है विद्यार्थी, आगे देखते हैं हम। इसमें विशेष तथ्य क्या है? शैवाल जल में रहते हुए भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए इन्हें पौधों के समान माना जाता है। ठीक है, मतलब शैवाल जल में डूबे हुए रहते हैं, फिर भी क्या कर लेते हैं? प्रकाश का संश्लेषण कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें पौधों के समान माना जाता है। कवक सड़ने वाली वस्तु को तोड़कर प्रकृति को स्वच्छ रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। चलो अगला टॉपिक देखते हैं विद्यार्थियों, क्या है? चलो यहीं से देख लेते हैं, याद रखने लायक ये चीज़ें हैं। क्या है? जीवों में 5 मुख्य पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, कवक, शैवाल होते हैं। ठीक है, जीवों में मुख्य समूह है पादप, ठीक है, यानी पेड़ पौधे, जंतु जिसमें जानवर आते हैं, सूक्ष्मजीव छोटे छोटे जीव, ठीक है, जिन्हें सूक्ष्म आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता है, कवक और शैवाल। परीक्षा के तथ्य हैं। पृथ्वी पर ज्ञात जीवों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से अधिक है। अभी भी लाखों जीव ऐसे हैं जो खोजे नहीं गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, याद रखने की ट्रिक, याद रखने की ट्रिक। 5 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। क्या होते हैं? 5 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, इसी ट्रिक है। पैसे पादप जैसे जंतु, सूर से सूक्ष्मजीव, ठीक, कैसे कवकों से शैवाल। 5 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, अगला है अपना 4.4 देख लेते हैं। कवक को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कवक क्या है? इनमें हरित लवक नहीं होता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करते हैं। ये सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं। ये अपघटन या डेडी में सहायक होते हैं। उदाहरण मशरूम, खमीर, फफूंद आदि। शैवाल, एल्गी, ये प्राय जल में पाए जाते हैं। इनमें हरित लवक होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय तथा कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण स्पायरोगायरा और क्लोडोफोरा आदि। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, लास्ट टॉपिक ही है ये। पादपों के विभिन्न भाग। पत्ती, लीफ भोजन बनाती है। पत्ती क्या करती है? पौधे के लिए भोजन बनाती है। तना, स्टीम सहारा देता है तथा पानी और भोजन की व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी फ्लोएम और एलोम हम आगे पढ़ेंगे। जड़, रूट, पौधे को मिट्टी में मजबूत से पकड़ती है तथा पानी और खनिज अवशोषित करती है। अभ्यास प्रश्न, जीवधारियों को कितने समूह में बांटा गया हो? तो अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, किस किस में? 5 समूह में बांटे जाते हैं। कौन कौन से समूह हैं? कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? चलो बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, ये देख लो ये। ठीक है, पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, कवक और शैवाल कितने समूह में? 5 समूह में बांटा गया है। पादप स्वपोषी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तो पादप स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सूक्ष्मजीव द्वारा। कवक तथा शैवाल में 2 उदाहरण लिखिए। तो कवक और शैवाल में जैसे अभी दिखाया था आपको विद्यार्थियों, ये है कवक कौन कौन से हैं? मशरूम, खमीर और फफूंद, ये 3 उदाहरण हो गए। और स्पायरोगायरा और क्लोडोफोरा क्या क्या है? शैवाल के उदाहरण हैं। ठीक है, पादपों के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो पादपों के मुख्य भाग है पत्ती, तना, जड़। ठीक है, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। साथ में रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो तो विद्यार्थियों आप जरूर बताएं एक बार। आगे चलते हैं। जीवों को उनके भोजन के आधार पर वर्गीकृत करना। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है। जीवों के मुख्य 3 समूह हैं, स्वपोषी, परपोषी और मृतोपोषी। ठीक है विद्यार्थियों, चलो देखते हैं क्या है। स्वपोषी, ये जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण पौधे। ये जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण जंतु और कवक। मृतपोषी, ये मृत जीवों कचरे से प्राप्त करते हैं किसको? भोजन को। उदाहरण कवक और जीवाणु आदि। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों। परीक्षा दृष्टि से मुख्य तथ्य हैं।
हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अधिकतर जंतु परपोषी होते हैं, दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। कुछ कवक और जीवाणु मृतपोषी होते हैं, यानी मृत वस्तुओं से या अपघटित वस्तुओं से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। याद रखिए ट्रिक, स्वयं बनाए स्वपोषी, दूसरों से खाए परपोषी, मरे हुए से खाए मृत जीवी। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, भोजन प्राप्त करने की विधि ही जीवों के जीवन निर्वाह का आधार है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, जीवों को उनके शरीर की बनावट के आधार पर वर्गीकृत करना। शरीर की बनावट के आधार पर जीवों को निम्नलिखित समूह में बांटा जाता है। समूह, मुख्य लक्षण, उदाहरण, ठीक है, और चित्र। एक कोशिकीय जीव यानी अनसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर, इनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरोफिल आदि। ये अमीबा है, पैरामीशियम और क्लोरा, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेल्युलर, इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। मनुष्य, पशु, पौधे और कवक आदि। ये चित्र भी दिखाया गया है। ऊतक स्तर के जीव, इनका शरीर ऊतकों से बना होता है पर इनमें अंग नहीं होते हैं। स्पंज, पोरीफेरा जीव इसे विशेषते हैं। मनुष्य, पशु और पौधे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा, क्लोरोफिला एक कोशिकीय जीव होते हैं। शरीर की बनावट जीवों में विविधता के कारण होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। कुछ विशेष प्रकार के जंतु, अकशेरुकी जंतु, ठीक है, इनवर्टिब्रेट, जैसे जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। उदाहरण केचुआ, केचुआ की रीढ़ की हड्डी देखी है विद्यार्थियों आपने? नहीं होती है। कीट और घोंघा। कशेरुकी जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। उदाहरण मछली, मेंढक और मनुष्य आदि। ठीक है। उष्णरत्नी जंतु जिनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है। ठीक है। पक्षी, स्तनधारी। शीतरत्नी जंतु जिनके शरीर का तापमान परिवेश के अनुसार बदलता रहता है, यानी ऋतु के अनुसार बदल जाता है। उदाहरण मछली और सरीसृप। याद रखें, एक कोशिकीय जीव, अनेक कोशिका, बहुकोशिकीय जीव। स्वयं भोजन बनाए स्वपोषी, दूसरों से भोजन खाए परपोषी, और मृत जीवों से भोजन बनाए मृतपोषी। ठीक है। इसे अपना अभ्यास के लिए प्रश्न है, जीवों को उनके भोजन के आधार पर कितने समूहों में बांटा गया है? तो बताइए विद्यार्थी, कितने समूह में बांटा गया है? चलो अपन ऊपर देख लेते हैं एक बार। ये कितने समूह में? 3 समूह में बांटा गया है भोजन के आधार पर, स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी। ठीक है। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। परपोषी और मृत जीवों में अंतर क्या है? परपोषी जीव वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, जबकि मृतपोषी जो मृत या अपघटित जीवों से या सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतपोषी कहते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में अंतर लिखिए। इनमें एक कोशिका पाई जाती है, जबकि इनमें बहुकोशिकीय कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। यानी बहुत सारी, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं में अंतर बताइए। तो अकशेरुकी जंतु वे हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जबकि कशेरुकी जंतु वे हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, अटेम्पटेशन, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल। जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अनुकूलन, जीवों में ऐसे विशेष गुण होना जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? सहायक कहते हैं, तो उन्हें अनुकूलन कहते हैं। हर जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, इसी कारण से वह कठिन परिस्थितियों में क्या रह जाता है? जीवित रह जाता है। ठीक है। विभिन्न जीवों का पर्यावरणीय अनुकूलन है वो अलग अलग हैं। ठीक है। इसमें पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं जीव का नाम, रहने का स्थान, अनुकूलन, विशेषताएं। जैसे ऊँट है, रेगिस्तान में रहता है, खूबड़ में बसा संग्रहित करता है, लंबे पैर, गर्म रेत से बचाव, नाक बंद कर सकता है, कम पानी में भी जीवित रह सकता है, इसलिए क्या रहता है? रेगिस्तान में। मछली जल, नदी, तालाब, समुद्र में गलपड़ों से सांस लेती है, शरीर पर सल्क स्केल होते हैं, पंख फिर से तैरती है। बतख जल और थल दोनों में ये रह सकती है, झिल्लीदार पैर तैरने में सहायक होते हैं, तेली ग्रंथि पंखों पर तेल लगाकर जलरोधक बनाती है। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडा स्थान है, घने बाल और मोटी चर्बी से सुरक्षा, सफ़ेद रंग बर्फ से चिपकने में मदद करता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। एक और भी बच रहा है। ये रेगिस्तान में पाया जाता है। पत्तियों में क्या, इसे हमारे यहाँ डंडा थुरु बोलते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में पाया जाता है।
पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जल वाष्पीकरण कम होता है, तना मोटा और रसीला होता है, जल संग्रहित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुकूलन के अन्य उदाहरण जैसे गिलहरी ठंड से बचने के लिए पेड़ों की छाल या बिल में रहती है। मेंढक बरसात में सक्रिय रहता है। शरीर नम और चिकना जल व थल दोनों में रह सकता है। कमल का पौधा, इसके पत्ते चौड़े और मोम जैसे होते हैं जिससे जल की बूंदें टिकती नहीं है, ये जल में उगता है। ध्यान दें, अनुकूल जीवों का स्वाभाविक गुण है। ये गुण जीवों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने में सहायता करता है। अनुकूल के बिना जीव कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, शरीर की बनावट, शरीर क्रियाएं, व्यवहार, आदतें, इन तीनों स्तरों को अनुकूल होता है। अनुकूलन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्या होता है अनुकूलन विद्यार्थियों, बताइए। तो अनुकूलन जैसे कि शरीर की क्या बनावट है, उसकी शरीर की क्या क्या क्रियाएं होती है, उसमें व्यवहार क्या क्या है, उनकी आदतें क्या क्या हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, मतलब अनुकूलन जीवों के गुणों के बारे में हमें बताता है। चलो मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ अनुकूलन के बारे में। ठीक है, ये लो, यहाँ आ गया परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य भी उसी लिया उसने क्वेश्चन आगे, और ये आ भी गए हैं। ठीक है, ये देखिए, अनुकूलन जीवों को जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। समान स्थान पर रहने वाले जीवों में समान प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अनुकूल धीरे धीरे लंबे समय तक विकसित होते हैं। ये परिवर्तन वातावरण के अनुसार होते हैं, सभी जीवों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे चील, ईगल ऊंचे पर्वतों पर रहती है, तेज दृष्टि से शिकार को दूर करने में देख सकती है। विशेषताएं, एक ही प्रकार के जीव अलग अलग स्थान पर रहने के कारण कुछ अलग अलग विशेषताएं विकसित कर सकते हैं, इसे ही विविधता कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, और भी मुख्य बिंदु मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर रह गए हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स। अनुकूलन के प्रकार, संरचनात्मक, क्रियात्मक और व्यवहारात्मक। शरीर की बनावट में परिवर्तन जैसे कांटे, मोटापा आदि। ठीक है, संरचना। क्रियात्मक जैसे कम पसीना आना, जल संरक्षण आदि। व्यवहारात्मक, व्यवहार या आदतों में परिवर्तन जैसे रात्रि में सक्रिय होना और झुंड में रहना आदि। याद रखने की ट्रिक है, ऊँट रेगिस्तान चलता वैपिक, जल मछली, वतक तैर पिकर। ठीक है, धूप में भालू, गर्मी में कैटेक्स। ठीक है, अनुकूलन से सब जीवन बचे। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य हैं, अनुकूलन जीवों में जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। समान स्थान पर रहने वाले जीवों में समान प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अनुकूलन धीरे धीरे लंबे समय विकसित होते हैं। ये परिवर्तन वातावरण के अनुसार होते हैं, सभी जीवों में अलग अलग होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। ऊँट रेगिस्तान में कैसे जीवित रहता है, क्योंकि ऊँट के पैर चौड़े होते हैं और ये अधिक दिनों तक प्यास भी सहन कर सकता है। ठीक है, इनकी कुबड़ में वसा पाई जाती है। मछली जल में रहने के लिए किस प्रकार से अनुकूलित है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, गलपड़े होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से वो जल में ही रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, गलपड़ों से सांस लेती है, शरीर पर सल्क होते हैं और पंख से तैरती है। विद्यार्थियों, कैक्टस पौधे में अनुकूलन के क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो इसके कांटे मोटे होते हैं। ठीक है, हरा होता है। जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन इसलिए आवश्यक है कि वो किसी भी परिस्थिति में आकर के और जीवित रह सके, इसलिए जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन आवश्यक है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जीवों के महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीव हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यानी कि हमारे जो चारों ओर जीव जंतु पाए जाते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे गाय को देखें तो वो हमें दूध देती है, या फिर किसी भी और भी पशु पक्षी को देखें तो वे हमें सभी प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। ये हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। जीवों का हमारे लिए महत्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी जीवों से हमें किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ मिलता है, तो देखते हैं आगे। भोजन, प्रत्यक्ष रूप से भोजन देते हैं, फल देते हैं, अनाज देते हैं, दालें देते हैं, दूध, अंडे, मछली, मांस, ये सभी कौन देते हैं, हमें जीव जंतु देते हैं। अप्रत्यक्ष पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं।
दूसरा है वस्त्र देते हैं, कपास, ऊन, रेशम से कपड़े मिलते हैं। अप्रत्यक्ष में देखते हैं मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखते हैं केचुआ और बैक्टीरिया। आपने देखा होगा किसान केचुआ का उत्पादन करता है, क्यों करता है? क्योंकि केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो भी वो उसका जो मल निकलता है वो खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे प्रत्यक्ष में देखते हैं दवा देते हैं, कई पौधे व जंतुओं से दवाइयां बनती है। परागण, ठीक है, में सहायता करते हैं मधुमक्खी, तितली। घर व सेलर यानी पशुओं की खाल, लकड़ी, घोंसला आदि भी हमारे लिए क्या प्रत्यक्ष रूप से काम में आते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं कवक और बैक्टीरिया। परिवहन में बैल, घोड़ा, ऊंट आदि परिवहन में सहायक हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बनाए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, कुछ हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य हैं क्या है? प्रत्येक जीव का इस पृथ्वी पर एक महत्व है, यानी कोई भी जीव जंतु हो, ऐसा नहीं है कि किसी का महत्व नहीं है, हर जीव का महत्व है, कुछ ना कुछ महत्व तो उसका कहीं ना कहीं यही से ही। ठीक है, यदि एक भी जीव समाप्त हो जाए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है, यानी सभी क्या है? परपोषी प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, याद रखने की ट्रिक, प्रत्यक्ष भोजन, वस्त्र, दवा, घर, परिवहन कहाँ से मिलता है हमें? प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष जीवों से मिलता है। अप्रत्यक्ष में संतुलन, उर्वरकता, परागण, अपशिष्ट नाश और खाद्य श्रृंखला। मंत्र, प्रत्यक्ष घास और अप्रत्यक्ष घास। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है, यानी सभी जीवों का क्या है? महत्व है। यहाँ पर छोटे छोटे जीव भी बहुत उपयोगी होते हैं। जीवों की सुरक्षा करना हमारा क्या है विद्यार्थियों? कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इसलिए हमें जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये नहीं कि आपके घर पे कुत्ता आ गया तो उसे आप लकड़ी से मार रहे हो, नहीं, उसका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। चाहे तो हम हमारे घर से एक भोजन डाल सकते हैं उसे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्या होती है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। जैव विविधता के स्तर देखिए आप, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और परितंत्र विविधता। तो आनुवंशिक विविधता को हम सबसे पहले देख लेते हैं। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न लक्षण। उदाहरण, आम की अलग अलग किस्में, गेहूं के अनेक प्रजातियां। ठीक है, और प्रजातीय विविधता में क्या है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु। उदाहरण, जंगल में पेड़, घास, पक्षी, कीट, जानवर आदि। ठीक है, परितंत्र विविधता, किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आवास, जैसे जंगल, रेगिस्तान, झील, पर्वत, घास के मैदान आदि। जानकारी का पिटारा देखिए, बहुत अच्छे टॉपिक है विद्यार्थियों, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, इसलिए आपसे विद्यार्थी वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस प्रकार के नोट्स मिल सकें। ठीक है, बहुत ही शुद्ध भाषा में आपको समझाए गए हैं। जानकारी का पिटारा देखिए, भारत को मेगा विविध देश कहा जाता है। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। भारत को क्या कहा जाता है? मेगा विविध देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हमें जंगलों, जल स्रोतों, वन्य जीवों और पौधों की रक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों, आपका यदि वन लाइनर क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि मेगा विविध देश किसे कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। विशेष सत्य देख लेते हैं। भारत में विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट, हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। जिसे आपने सुना होगा ना, हॉटस्पॉट, एक मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करके और कई मोबाइलों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट, हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता का क्या है? हॉटस्पॉट है, यानी कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर होती है विद्यार्थियों। ठीक है, जैव विविधता से हमारा जीवन समृद्ध और सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, मानव द्वारा जैव विविधता के खतरे, यानी मानव से जैव विविधता को क्या क्या खतरे हैं। कि मानव क्या करता है? वनों की कटाई कर देता है। प्रदूषण, वायु, जल, मृदा में क्या प्रदूषण फैलाता है? हमारे पास में जो गंदगी होती है उसको हम नदी में बह रहे हैं, ठीक है, हवा में छोड़ देते हैं, जल में छोड़ देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है, मिट्टी में छोड़ देते हैं। अवैध शिकार, क्या करता है? मनुष्य आजकल जानवरों को मार मार कर खा रहा है, वही भी एक अवैध शिकार है। अधिक जनसंख्या पैदा हो रही है, ठीक है, प्राकृतिक आवास नष्ट होना, अत्यधिक कीटनाशक व रसायनों का प्रयोग,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अधिक उत्पादन के लिए कई प्रकार के कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा जो खान पान का संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखें, अनेकता में ही सुंदरता है। जितनी अधिक विविधता हमारा पर्यावरण, उतना ही क्या होता है, संतुलित और स्वस्थ होता है। विद्यार्थियों आगे देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें। हमें कम से कम प्रति वर्ष एक पेड़ एक मनुष्य को लगाना चाहिए। हमारे घर में यदि 4 सदस्य हैं तो हमें वर्ष में 4 पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी करना चाहिए। जलवायु और मृदा को प्रदूषित न करें, यानी हो सके जहाँ तक प्लास्टिक का उपयोग कम करें। ठीक है, प्लास्टिक को कम जलाएं और भी कम जो प्रदूषण फैलाने वाली चीजें उनका उपयोग कम करें। डीजल का उपयोग कम करें। वाहन यदि पास में जाना है तो पैदल जाए वाहन की अपेक्षा। वन्य जीवों और पौधों की रक्षा करें। प्लास्टिक का कम उपयोग करें। ठीक है विद्यार्थियों, अभ्यास प्रश्न है, जीव हमारे लिए जीव हमारे जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कैसे उपयोगी है। तो अभी हमने देखे थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा रखा ना, यानी भोजन देते हैं, हमें वस्त्र देते हैं, दवा देते हैं, घर देते हैं और परिवहन, ये सभी। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, जीव प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जीव हमारे लिए कैसे लाभकारी होते हैं, तो इसका भी ये टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखते हैं, परागण में सहायता करते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला को क्या बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से जीवों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से आर क्या समझते हैं, यानी आप क्या समझते हैं, इसके स्तर कौन कौन से हैं। तो जीव विविधता से आप क्या समझते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी अनेक अनेक प्रकार की अगर विविधताएं होंगी तो हमारी क्या सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, जितनी अधिक विविधता हमारा पर्यावरण उतना ही संतुलन होता जाएगा। और इसके स्तर में आपको बता देता हूँ, तो जैव विविधता के स्तर है आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और परितंत्र व्यवस्था। तो क्या है ये जैव विविधता के स्तर है, यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इनकी विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अगला है, मानव द्वारा जैव विविधता को कौन कौन से खतरे हैं। तो आपको पता है कि वनों की कटाई कर देते हैं मनुष्य, प्रदूषण फैलाते हैं, अवैध शिकार करते हैं, अधिक जनसंख्या पैदा कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं, अत्यधिक कीटनाशकों को, रसायनों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या है, जैव विविधता को मनुष्य से खतरा है। जैव विविधता की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैव विविधता की रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, जलवायु और मृदा को प्रदूषित न करें, वन्य जीवों और पौधों की रक्षा करें, प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने यह अभ्यास प्रश्न भी हल कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, यदि आपको इस वीडियो में मजा नहीं आ रहा तो आप स्किप कर सकते हो। यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इसमें क्लास 6 to 12 पूरी साइंस पढ़ाऊंगा। कोई भी कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप पर डे लेसन बाय लेसन आपको पढ़ाऊंगा। चलो आगे देखते हैं विद्यार्थियों, प्राकृतिक संतुलन यानी बैलेंस इन नेचर। ठीक है, प्रकृति में सभी जीव और निर्जीव आपस में जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से किसी एक में परिवर्तन होता है तो पूरे प्राकृतिक संतुलन पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संतुलन का चक्र देख लीजिए। पौधे, पौधे क्या है, खाद्य और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीव, पौधे को कौन खाता है, हिरण खाता है। फिर मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं, यानी कि हिरण वगैरह को, खरगोश को कौन खा जाता है, हमारा शेर खा जाता है। ये किस पर निर्भर है, हिरण पर निर्भर है। अपघटक मृत पात्म जीवों को विकसित कर दिया, शेर मर जाता है। ठीक है, तो किस क्या है, इससे अपघटक पैदा हो जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये चक्र ठीक से चलता है तब तक प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जिस दिन ये चक्र खत्म हो जाता है, यदि मान लो बीच में शाकाहारी जीव खत्म हो जाए, क्या हो जाए, ये जो शाकाहारी जीव है ये खत्म हो जाए, तो क्या शेर पौधे को खाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि शेर को तो क्या चाहिए, शेर को चाहिए मतलब मांस चाहिए। ठीक है, तो मांस को ही खाता है, यानी कोई भी जानवर को खाता है। तो शेर को अगर ये शाकाहारी जीव नहीं मिलेंगे तो शेर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पौधे को थोड़ी खा पाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखने की ट्रिक देखते हैं। इसमें होता है पो सा मा और अ। पो सा क्या होता है, यहाँ पे पौधे होते हैं। ठीक है, और सा से शाकाहारी जीव, म से मांसाहारी जीव और ऐसे अपघटक। यही है प्राकृतिक संतुलन का क्रम। यदि परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो कुछ
इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने पर कई जीवों की संख्या घट जाती है, समाप्त हो जाती है। मानव गतिविधि और शिकार और वनों की कटाई प्रदूषण इस संतुलन को बिगाड़ती है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप सभी को पता है कि हमें हमेशा हर साल एक पेड़ लगाना है। ठीक है, यानी प्रत्येक जितने हमारे परिवार में सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को क्या लगाना है, एक पेड़ लगाना है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, विलुप्त क्या आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, विलुप्ति। ठीक है, यानी एक्सटेंशन। जब किसी जीव की प्रजाति पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं, विलुप्त कहते हैं। तो कौन कौन हो चुके हैं, जैसे डायनासोर, डोडो पक्षी आदि, ये सब पहले था, कहाँ थे, ये पहले पृथ्वी पर थे और अब ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, विलुप्ति के कारण क्या है कि पहला है आवास का नष्ट होना, यानी किसी का यदि हमारा भी घर नष्ट हो जाए तो हम भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आवास का नष्ट होना, जंगलों की कटाई, शहरीकरण, खेती आदि से जीवों का घर नष्ट हो जाता है। अत्यधिक शिकार, जानवरों को उनकी खाल, दांत, सींग, हड्डी आदि के लिए बिना जरूरत के मारना, ये भी क्या है, एक विलुप्ति का बहुत भयंकर कारण है। प्रदूषण, वायु, जल और मृदा प्रदूषण से कई जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कई जगह प्लांट लग गए हैं, उनमें वायु, उनसे वायु भी खराब हो रही है, हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, जल भी खराब हो रहा है, और इसी को क्या जीव जंतु ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे जीव जंतु का क्या हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और इसे इस कारण से जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, खाद सूखा, ग्लेशियर पिघलना आदि से जीव प्रभावित होते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं विद्यार्थियों। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, देखते हैं। विशेष जानकारी, भारत विश्व के 17 मेगा विविध देशों में से एक है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वन, नदियां, पर्वत, रेगिस्तान, घास के मैदान और तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ जीवों की अपार विविधता मिलती है। क्या मिलती है, अपार विविधता मिलती है। महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, प्रत्येक जीव का किसी न किसी रूप में पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम में योगदान होता है। सभी जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैव विविधता से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। सभी जीवों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो या आज से आपको याद रखना है कि प्रत्येक जीव की हमें क्या करना है, रक्षा करना है। ये नहीं कि किसी भी जीव जंतु को मार दे, नहीं मारना है। इससे क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। यदि हम जीवों की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा, इस पृथ्वी पर सभी का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जैव विविधता का संरक्षण, कन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी संरक्षण के उपाय। हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बड़े क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान घोषित किए जा सकते हैं। अभ्यारण्य, यहाँ शिकार पर रोक होती है और जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। वनों का संरक्षण, पेड़ों की कटाई रोकना, नए पौधे लगाना और वनों को बचाना। ठीक है, कानूनी संरक्षण क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कई जीवों को मारना, पकड़ना या व्यापार करना अपराध माना गया है। ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, बाघ, हाथी, शेर, एक सींग वाला गेंडा आदि हमारे देश के प्रमुख वन्य जीव हैं। कच्छ व दलहरी क्षेत्र, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, हिमालय जैव विविधता महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। ठीक है, हर छोटा कदम प्रकृति के संरक्षण की ओर बड़ा कदम होता है। यानी कि हम, यदि आप, जैसे कि यहाँ 100 विद्यार्थी बैठे हुए हो, यदि एक भी विद्यार्थी ऐसा एक छोटा कदम उठाता है तो यह प्रकृति के लिए बहुत ही बड़ा कदम होता है। हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगाएं, ये हम, और उनकी देखभाल करेंगे। पानी, बिजली और कागज का कम उपयोग करेंगे। अब देखते हैं विद्यार्थी, कई बार आप नहा रहे हैं, नल चला छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, पानी फालतू बहता रहता है, जिससे भविष्य में पानी की कमी आ सकती है। बिजली, कई बार आपने देखा है, आपने पढ़ाई पूरी कर ली और आप लाइट चालू करके ही फिर भी इधर उधर घूमने निकल गए, पंखे चालू कर गए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कागज का कम उपयोग करना चाहिए, ये नहीं जबरदस्ती अब कार्य करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जबकि उसका कोई काम ही नहीं हो। ठीक, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाए, प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ अभ्यास प्रश्न याद रखें। प्रकृति बचेगी तो हम सब बचेंगे, यदि प्रकृति नहीं बचेगी तो हम कोई भी नहीं बचेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं प्राकृतिक संतुलन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्राकृतिक संतुलन क्या है, प्रकृति को संतुलित बनाए रखना ही प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। उदाहरण सहित समझाइए, जैसे कि हम पेड़ों को क्या कर सकते हैं,
बचा सकते हैं, जानवरों को बचा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, पानी, बिजली, प्लास्टिक के इनकी कम बचत कर सकते हैं। ठीक है, विलुप्ति से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण लिखिए। विलुप्ति का अर्थ ये है कि समय के अनुसार धीरे धीरे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि शिकार का अधिक बढ़ जाना, ठीक है, खाने पीने में असर पड़ना। ठीक है, चलो मैं आगे आपको समझा देता हूँ एक बार टॉपिक दिखा करके। विलुप्ति के कारण क्या है, आवास का नष्ट होना, अत्यधिक शिकार होना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ये क्या है, सभी विलुप्ति के कारण है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो इसके उपाय हैं, पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, ठीक है, जीव जंतुओं की रक्षा करें, बिजली, पानी और कागज का कम उपयोग करें। ठीक है, इधर और भी दे रखे हैं, मानवीय गतिविधियों, शिकार, वनों की कटाई और संतुलन बिगाड़ सकती है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों को बचाएं, शाकाहारी जीव बचेंगे, मांसाहारी जीव बचेंगे और कपटक बचेंगे। आगे देखते हैं, हम जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए बड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, अभ्यारण्य बना सकते हैं, वनों का क्या कर सकते हैं, हम संरक्षण कर सकते हैं, कानूनी संरक्षण को लागू करवा सकते हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा, जिससे कि प्रकृति नहीं बचेगी, और प्रकृति नहीं बचेगी तो हम सब भी नहीं बचेंगे। हम सब किस में आते हैं, प्रकृति में आते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखते हैं, मानव और पर्यावरण, यानी मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी मनुष्य और पर्यावरण को हम आगे समझते हैं। मनुष्य पर्यावरण का एक भाग है और अपने जीवन के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन मनुष्य की बढ़ती जरूरतों और गलत गतिविधियों से पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। मनुष्य की कुछ गलत गतिविधियां, पहली, वनों की कटाई, पेड़ काटने से जैव विविधता कम होती है। प्रदूषण, वायु, जल और मृदा प्रदूषित होती है। शिकार और अवैध व्यापार, कई जीवों की संख्या क्या तेजी से घट रही है। ठीक है, परिणाम, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, मिट्टी और जल प्रदूषित हो रहा है। जल का अत्यधिक दुरुपयोग, भविष्य में जल के संकट पैदा हो सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, याद रखें कि क्या है इसमें, सॉरी, और आगे देख लेते हैं इसमें, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखो, शिकार और अवैध व्यापार का ये परिणाम क्या है कि जीवों का आवास नष्ट होता है, जीवों की संख्या घटती है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, हमारे जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम, ज्यादा ट्री क्या है, पे प्रे सी प्लाज है, यानी पे से पेड़ों की कटाई को रोका जाए, ठीक है, पे से प्रदूषण को रोका जाए, शिकार और अवैध व्यापार रोका जाए, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करें, यानी अधिक उपयोग पर रोक लगाई जाए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परीक्षा की दृष्टि से और मुख्य तथ्य भी हैं हमारे पास। विश्व में लगभग 80 लाख से अधिक जीव प्रजातियां पाई जाती है, प्रत्येक प्रजाति का हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान होता है। जैव विविधता की हानि से पारिस्थितिक संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है विद्यार्थियों, इसलिए हमें जैव विविधता का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। आगे चलते हैं, मुख्य बिंदु क्या है, की पॉइंट समरी। विविधता, जीव अपने आकार, रंग, आकार की आवास और व्यवहार में विभिन्न होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। अनुकूलन, जीव अपने वातावरण के अनुसार विशेष गुण विकसित करके जीवित रहते हैं। जीवों का महत्व हमें भोजन, वस्त्र, औषधि, ऑक्सीजन, परागण और सौंदर्य आदि प्रदान करते हैं। जैव विविधता, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव और उनके आवास परिस्थिति तंत्रों की क्या होती है, विविधता होती है। प्राकृतिक संतुलन, सभी जीव और निर्जीव तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, किसी एक में परिवर्तन से संपूर्ण संतुलन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। विलुप्ति, जब किसी जीव प्रजाति की संख्या शून्य होती है तो वे विलुप्त हो जाती है। संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा करना हमारा क्या है, हम सबका कर्तव्य है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, जैव विविधता के उदाहरण और देख लेते हैं। क्या है, प्रजाति विविधता, यानी किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, हिरण। क्या पाए जाते हैं, ये सब जंगल में पाए जाते हैं। आवासीय विविधता, एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवास पाए जाते हैं, जैसे जलाशय, वन और पर्वत। ठीक है, आनुवंशिक विविधता, एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवंशिक भिन्नता होती है, जैसे आम के अलग अलग प्रकार पैदा होना। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप सभी को यह जैव विविधता के टॉपिक समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं विद्यार्थियों,
जैव विविधता संरक्षण के लाभ। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं, पर्यावरण शुद्ध और संतुलित बना रहता है, जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है, मानव जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, औषधियों भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहती है। जैव विविधता बचाए, भविष्य सुरक्षित बनाए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारा क्या फर्ज बनता है। पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, जलवायु और मृदा को प्रदूषित न करें, जंगली जीवों का शिकार न करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, वन्य जीवों और पौधों की रक्षा करें, जैव विविधता की प्रकृति जरूर फैलाएं। ठीक है, जागरूकता फैलाएं। जल्दी याद करें, विविधता प्रकृति की सुंदरता है, अनुकूल जीवन जीवित रहने की कुंजी है। हर जीव इस संसार का क्या है महत्व है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जैव विविधता बचाए, जीवन बचाए। ठीक है, डायवर्सिटी का अर्थ क्या है, जैव विविधता होता है। ठीक है, अनुकूलन क्या है, उदाहरण से दीजिए। ये अनुकूलन अभी हमने थोड़ी सी देर पहले अनुकूलन है जीवित रहने की कुंजी है। ठीक है, जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जीवों से हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम उनसे खाना भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक संतुलन से है कि हमें जैव विविधता को बनाए रखना चाहिए, यानी सबसे पहले अगर सिंपल शब्दों में समझे कि हमें शाकाहारी जीवों को बना के रखना चाहिए। इससे क्या होगा, मांसाहारी जीव भी बचे रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विलुप्ति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। विलुप्ति का अर्थ यह है कि मनुष्य के शिकार से, ठीक है, यानी अवैध शिकार से या प्रदूषण से या फिर वनों की कटाई से, ठीक है, प्लास्टिक की अत्यधिक उपयोग से और जल अत्यधिक उपयोग से क्या होता है कि जीव को क्या होता जा रहा है, जीव नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे डायनासोर हो चुका है। जैव विविधता संरक्षण के कोई 5 उपाय लिखिए, तो 5 उपाय सीधे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं, पर्यावरण शुद्ध और संतुलित रहता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन गति धीमी होती है, मानव जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें, जलवायु और मृदा को प्रदूषित न करें, जंगली जीवों का शिकार न करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। तो ये सभी क्या है, जैव विविधता संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जीवित संसार। आगे देखते हैं डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास। ठीक है, थोड़ा समय और विद्यार्थियों बने रहिए। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अनुकूलन का अर्थ है बदलना, वातावरण के अनुसार ढलना, नष्ट होना या स्थान बदलना। तो इसका अर्थ है वातावरण के अनुसार ढलना। ऊंट के शरीर में जल संग्रहण के लिए क्या पाया जाता है, कुबड़ पाई जाती है। ठीक है, मछली में सांस लेने के लिए किसका उपयोग होता है, तो गलफड़ों का उपयोग होता है। बतख के पैरों में क्या होता है, झिल्ली होती है जिससे वो पानी में आसानी से तैर सके। ध्रुवीय भालू ठंडे क्षेत्र में कैसे जीवित रहता है, मोटी चर्बी और घने बालों के कारण। कैक्टस में जल संरक्षण के लिए क्या पाया जाता है, कांटे और मोटा तना। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं अनुकूलन के विकास में कितना समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं अनुकूलन के विकास में। पक्षियों के शरीर हल्के होने के कारण क्या होती है, खोखली हड्डियां होती है जिससे उड़ने में सहायक होते हैं। गिलहरी पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में सक्षम होती है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, नाखून होते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की विशेषता जल संरक्षण करना। ठीक है, जैसे ऊंट जल का संरक्षण ही करता है। ठीक है, अनुकूलन किस कारण होता है, तो वातावरण के कारण, भोजन के कारण, स्थान के कारण, तो उपयोग सभी। केंचुओं का कठोर कवच किस काम में आता है, शत्रुओं से बचाव के लिए। जलीय पौधों की पत्तियां प्राय कैसी होती है, तैरने वाली होती है। जीवों की विभिन्नता क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता किस शब्द से बनता है, तो बायोपोलर डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी से क्या बनता है, जैव विविधता शब्द बनता है। अगला है एक नजर इधर डाल लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से एक बार पढ़ते हुए आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है रिक्त स्थान भरें। जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। मछली जल में गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है, सांस लेती है। ऊंट के शरीर में जल संग्रहित के लिए एक कुबड़ पाया जाता है। कैक्टस की पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि जल संग्रहण कर सके। जीव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। ठीक है, आगे देखते हैं सही या गलत भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखते हैं सही गलत में क्या होता है। सही या गलत लिखें, यानी ऊंट रेगिस्तान में जल की कमी से नहीं मरता है,
नहीं मरता है। मछली फेफड़ों से सांस लेती है, नहीं लेती है। किससे लेती है? गलफड़ों से लेती है। ठीक है विद्यार्थियों। पक्षियों के शरीर में पंख पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। कैक्टस में जल संरक्षण के लिए चौड़ी पत्तियां होती है, नहीं चौड़ा तना होता है। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। मिलान कीजिए। ऊंट मोटी चर्बी और घने बाल होता है क्या? नहीं, ऊंट में कुबड़ होती है, यानी ऊंट को किससे इसे मिलाया जाए? मछली में गड़फड़े होते हैं। ठीक है। बतख बतख क्या होती है? झिल्लीदार पैर होते हैं बतख में, ये गलत मिल रहा है। कैक्टस कांटेदार और मोटा तना होता है। ठीक है। ध्रुवीय बालू मोटी चर्बी और घने बाल होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखें। जीवों में अनुकूलन क्यों आवश्यक है? सभी परिस्थिति से बचने के लिए। मछली जल में कैसे सांस लेती है? गलफड़ों के द्वारा। रेगिस्तान में ऊंट को जल की आवश्यकता कैसे कम लगती है? क्योंकि इसमें वसा का क्या होता है? जमा हो जाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों में विभिन्नता। ठीक है। जैव विविधता संरक्षण का क्या लाभ है? इससे हमारा जो प्रकृति है वो बनी रहेगी, यानी कि सिस्टम बना रहेगा। आगे एमसीक्यू में सबसे पहले आसान प्रश्न हल करें। कीवर्ड को रेखांकित करें। अनुकरण, विविधता, संरक्षण। उदाहरण याद रखें। ऊंट, मछली, बतख, कैक्टस, भालू। चित्र बनाकर पढ़े, इससे याद जल्दी होता है। रिवीजन करते समय एक नजर में बिंदु जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, एक नजर वाले बिंदु और देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ में। हर जीव अपने वातावरण के अनुसार क्या हो जाता है? अनुकूलित हो जाता है। अनुकूल जीव जीव जीवित रहने की प्रजनन में मदद करता है। मछली गर्भों में जल से सांस लेती है। ऊंट के कुबड़ में बसा होती है, जिससे जल बनता है। ठीक है। पक्षियों के शरीर हल्के और पंखों वाले होते हैं, जिससे उड़ने में सहायता होती है। उनकी हड्डी खोखली होती है। कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जल संरक्षण में सहायक होती है। जैव विविधता हमारे वातावरण को संतुलित रखती है। वनों की कटाई, प्रदूषण और शिकार से जैव विविधता को खतरा होता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए हमें पौधे लगाना और प्रदूषण कम करना चाहिए। प्रत्येक जीव हमारे जीवन में सीधा या परोक्ष रूप से महत्व होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने आज का जो चैप्टर है वो है जैव विविधता यानी डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी जीवों में जैव विविधता। ठीक है, जीवित संसार में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग पार्ट। तो विद्यार्थियों, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई कमी रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और आप बने रहिए हमारे इस चैनल में। आपको इसी प्रकार के नोट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।